दोस्तों आज हम समझेंगे चाइना दुनिया की लार्जेस्ट पावरफुल कंट्री कैसे बन पाई। देखो ये बात स्टार्ट होती है मिड 1500 में, जब चाइना में मांचू डायनास्टी का रूल चल रहा था। उस टाइम मांचू डायनास्टी सिर्फ नाम की थी, काम के लिए बिल्कुल भी नहीं थे, जिसके कारण यहाँ डिफरेंट पॉलिटिकल पावर्स, पर्टिकुलरली यूरोपियन पावर्स जैसे कि ब्रिटेन, अमेरिका और फ्रांस, तो इन कंट्रीज ने चाइना में अपने इन्फ्लुएंसेस बढ़ाना शुरू कर दिए और अलग अलग जोन्स में चाइना को डिवाइड करा। अब क्योंकि चाइना पहले ही से प्रोविंसेस में डिवाइड था, अलग अलग प्रोविंस अपने अपने प्रोविंस में अपने अपने एरिया में काम कर रहा था, जो कि डायरेक्ट मांचू डायनास्टी के ही अंडर आती थी। अब होता क्या है, धीरे धीरे यहाँ पे अमेरिका ने भी एंट्री मारी और ओपन डोर पॉलिसी यहाँ अडॉप्ट करे, जिससे होता ये है यहाँ ओपियम वॉर्स लड़े जाते हैं चाइना की ही टेरिटरी पे, चाइना की ही टेरिटरी को हड़प करने के लिए। अब ये सब देखने के बाद चाइना के लोगों को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं था, क्योंकि वो चाहते थे कि इस तरीके की जो ये हमले है, वॉर्स है, बैटल्स है, ये हमारी टेरिटरी पे ना लड़े जाए। इसके कारण यहाँ चाइना के एजुकेटेड लोगों ने मांचू डायनास्टी के खिलाफ रेबलियन स्टार्ट किया, जिसमें बॉक्सर रेबलियन एंड टैपिंग रेबलियन, ये दो फेमस रेबलियन है जो चाइना के एजुकेटेड लोगों ने मांचू डायनास्टी के खिलाफ स्टार्ट करा। और फाइनली मांचू डायनास्टी को ओवरथ्रो किया जाता है और जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है वो यहाँ प्रोविंशियल आर्मीज के अंडर आता है। अब क्योंकि जो प्रोविंशियल आर्मीज है ये भी एक दूसरे से लड़ा करते थे, प्रोविंशियल आर्मीज एक से लड़ती थी, एक प्रोविंशियल आर्मीज दूसरी प्रोविंशियल आर्मी से लड़ती थी, जिसके कारण यहाँ पर फिर से एक प्रॉपर स्टेबलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन नहीं बन पा रहा था। तो होता क्या है, यहाँ पर फिर से यहाँ पर रेबलियन स्टार्ट होते हैं और मेजर बड़ी अचीवमेंट उस समय देखी गई, दो पॉलिटिकल पार्टीज का फाउंडेशन हुआ, एक चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी और आपकी कम्युनिटिंग नेशनल पार्टी। कम्युनिटिंग नेशनल पार्टी का फाउंडर डॉक्टर sun yat-sen बना एंड चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का फाउंडर माओ जेडोंग बना। इन दोनों पार्टीज पहले इकट्ठे काम करते थे, दोनों पार्टीज आए और इनका मेन पर्पस यही था कि चाइना को एक प्रॉपर स्टेबलाइज गवर्नमेंट बनाए, ये एक प्रॉपर स्टेबलाइज ट्रैक पर हम इसको लाए, जिसके कारण इनको प्रोविंशियल आर्मीज को क्रैश करना था और यहाँ जितने भी डिफरेंट पॉलिटिकल पावर्स थे उनको यहाँ से भगाना था। अब पहले पहले चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी एंड कम्युनिटिंग नेशनल पार्टी तो बिल्कुल काम कर रहे थे, बिल्कुल एक दूसरे से काम कर रहे थे, असेंबली काम कर रहे थे, लेकिन फ्यूचर में इन दोनों पार्टीज की नहीं बन पाई। एक्चुअली में एक मार्च इन्होंने स्टार्ट करा फ्रॉम बीजिंग टू योंगशेक, ये चाइना में ही एक प्रोविंस है, तो यहाँ पर इनको एक रोम करना था, यहाँ पर एक आप कह सकते हो कि एक तरह की वो आंदोलन इन्होंने यहाँ पर स्टार्ट करा। लेकिन यहाँ पर कुछ कन्फ्लिक्ट्स कम्युनिटिंग नेशनल पार्टी एंड चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के दरमियान देखने को मिले, जिसके कारण यहाँ पर कम्युनिटिंग नेशनल पार्टी जो थी उन्होंने चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स को असैसिनेट करा, कत्ल करा। अब लेकिन जो कम्युनिटिंग नेशनल पार्टी के मेंबर्स थे वो करप्टेड थे, जिसके कारण चाइना के भी जो लोग थे वो इन्हें पसंद नहीं करते थे। जब पहले पहले कम्युनिटिंग नेशनल पार्टी के अंडर कुछ प्रोविंसेस लाए गए, इनके अंडर थोड़ा एडमिनिस्ट्रेशन संभालने की कोशिश करी गई, तो ये करप्टेड थे, जिसके कारण यहाँ पर जो सपोर्ट था वो यहाँ पर चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी को मिला, माओ जेडोंग को मिला और फाइनली चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी यहाँ पर विक्टोरियस फिर फाइनली 1954 तक होती है। तो 1954 जो गवर्नमेंट बनती है 1954 में, वो है चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की गवर्नमेंट बनती है, मतलब यही पार्टी अब चाइना की एडमिनिस्ट्रेशन को संभालेगा। अब चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के आने के बाद ही यहाँ पर जो चैलेंजेस है कि हम चाइना को कैसे हम ट्रांसफॉर्म करें इकोनॉमिकली भी, सोशली भी, पॉलिटिकली भी, इसके लिए डिफरेंट रूलर्स ने अलग अलग तरीके के पॉलिसीज लाए। जैसे कि जो यहाँ पर माओ जेडोंग के बाद यहाँ पर जो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का मेंबर जो इसका लीडर बनता है वो बनता है डेंग जियाओपिंग। डेंग जियाओपिंग क्या करता है, डेंग जियाओपिंग भी बहुत सारे ऐसे पॉलिसीज लाते हैं जिससे चाइना बिल्कुल कम्युनिस्ट एज वेल एज मार्केट सोशलिज्म की तरह बढ़ता है। इसके बाद यहाँ पर आता है आप कह सकते हो कि डेंग जियाओपिंग भी मार्केट सोशलिज्म की तरह चाइना को धकेलता है और फाइनली चाइना को ट्रांसफॉर्म करने में फुल अपना जो योगदान है वो निभाता है। हम स्टार्ट करते हैं चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के पहले मेंबर से, डेट इज माओ जेडोंग। माओ जेडोंग जब यहाँ पर चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के विक्ट्रेस हुई, तो यहाँ पर चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की विक्ट्रेस होने के बाद ही यहाँ पर पहला जो पॉलिसी थी वो थी 100 फ्लावर्स कैंपेन। इसका मतलब यही हुआ कि क्योंकि अब चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी यहाँ पर जीत गई थी, तो इन्होंने कुछ ऐसे इकोनॉमिक प्लान्स लाए थे, 5 ईयर प्लान्स। इन्होंने यहाँ पर
इंडस्ट्रीज़ जो थी वो पर्टिकुलरली नेशनलाइज करी थी, मशीनरी पर ज़्यादा इन्होंने फोकस करा। अब ये सब कुछ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स करने के बाद यहाँ पर चाइना के जो लोग थे, कुछ लोग इनको ये पसंद नहीं था, जिसके कारण यहाँ पर जो माओ जेडोंग था उसने 100 फ्लावर्स कैंपेन लाया। इसमें हर कोई तबके के लोग इनको क्रिटिसाइज़ कर सकते थे कि क्या जो आपने इकोनॉमिक पॉलिसीज़ लाए थे इसमें तब्दीलियाँ करनी चाहिए, या इसमें चेंजेस कुछ होनी चाहिए, या क्या इसमें हमें कुछ नए इम्प्रूवमेंट्स को ऐड करना चाहिए, नए चेंजेस को ऐड करना चाहिए। तो 100 फ्लावर्स कैंपेन में इसको क्रिटिसाइज फेस करना पड़ता था, माओ जेडोंग को क्रिटिसाइज फेस करना पड़ा, जिसके कारण यहाँ पर बहुत सारे क्रिटिसाइज फेस करने के बाद भी यहाँ पर माओ जेडोंग ने बिल्कुल नए रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करे। जैसे इसने कम्युन्यूज़ का इंट्रोड्यूस किया, एक फार्म, बड़ी लैंड, कम्युन्यू मतलब ही होता है एक बड़ी लैंड होती थी, और उस लैंड में बड़े बड़े साइंटिस्ट जाएंगे, बड़े बड़े वहाँ पर जो ये क्रॉप एग्रीकल्चरलिस्ट्स होते हैं वो जाएंगे, उस लैंड को की मुशाहिदा करेंगे, वहाँ देखेंगे कि जो लैंड है क्या ये प्रॉपरली यूटिलाइजेशन के काबिल है कि यहाँ पर क्रॉप उग सकते हैं। तो कहना मुझे यही है, माओ जेडोंग के पीरियड में चाइना कहीं ना कहीं इकोनॉमिकली ट्रांसफर हुआ। इसके बाद डेंग जियोपिंग ने क्या करा, मार्केट सोशलिज्म को फॉलो करा। यहाँ पर बिल्कुल मार्केट सोशलिज्म आप ऐसे समझ सकते हो, जो भी मार्केट में इकोनॉमी, जो भी प्रोडक्शन होता था, मार्केट में जो भी प्रोड्यूस होता था, कॉर्पोरेट या तो उसको कॉपरेटिव मतलब कॉपरेशन ही ओन करेगी या उसे स्टेट ओन करेगी, मतलब दोनों में कोई ना कोई ओन करेगा। इससे आप कह सकते हो ये जो वर्ड है मार्केट सोशलिज्म, इसने चाइना को बिल्कुल आप कह सकते हो कि रिवोल्यूशनाइज करा। यही जो वर्ड है, इससे चाइना जो है आजकल आप देख रहे हो इतनी बड़ी इकोनॉमी बन के उभर चुकी है। इट इज़ ड्यू टू मार्केट सोशलिज्म। इस वर्ड को समझने के लिए बहुत पीछे तहकीक करनी पड़ेगी। अभी मैं आपको सिर्फ इतना ही बोल रहा हूँ कि मार्केट सोशलिज्म का जो लिटरल डेफिनेशन है वो यही है कि जो भी मार्केट इकोनॉमी में या आप कह सकते हो कि मार्केट में जो भी इकोनॉमिक प्रोडक्शन होता है उसे कोऑपरेटिव या तो स्टेट ओन करती है। इसके बाद यहाँ पर आप कह सकते हो कि चाइना जो था ये काफ़ी ट्रांसफॉर्म हुआ, और इकोनॉमिकली, सोशली, पॉलिटिकली भी यहाँ पर बहुत सारे चेंजेस चाइना में हमें देखने को मिले। सो आई होप आपने ये छोटी सी वीडियो अंडरस्टैंड करी होगी, एक आपको क्लू मिला होगा कि चाइना जो है ये कैसे इकोनॉमिक सुपर पावर बनी। अब इसके पीछे इतने ही रीजन्स तो नहीं है, बहुत सारे रीजन्स बने हैं, लेकिन क्योंकि ये फिर वीडियो बहुत लंबी बनेगी, आई होप आप